पहले कभी हम लोगों को सालों में कोई एक सुपर हीरो मूवी देखने को मिल जाती थी तो हम लोग खुशी से पागल हो जाया करते थे। लेकिन आजकल हम लोग जिस जनरेशन में रह रहे हैं, आजकल सुपर हीरोज़ मूवीज़ ज़्यादा और नॉर्मल मूवीज़ कम रिलीज़ होती हैं। तो इसी सुपर हीरोज़ मूवीज़ की दौड़ में बहुत सारी सुपर हीरोज़ मूवीज़ जो हैं अलग अलग कॉमिक्स बुक के ऊपर अडेप्ट करके बनाई जाती हैं और कुछ नए और फ्रेश आइडियाज़ होते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन स्टोरीज़ में कभी कोई भी चीज़ हकीकत या सच्चाई नहीं दिखाई जाती है, बल्कि ये सिर्फ फिक्शन पे बेस की जाती है। लेकिन फिर भी उससे फैन को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इसको पसंद भी करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर साल आने वाली सुपर हीरोज़ मूवीज़ को मैं अपने चैनल पे साल के एंड में रेट करता हूँ। तो इसी तरह से मैं जो हूँ इस साल दोबारा आप लोग के पास लेकर आया हूँ इस साल की सुपर हीरोज़ मूवीज़ को, और जो मूवीज़ मुझे जिस तरह से पसंद आई है मैं उसको उस हिसाब से रैंक करूँगा। पिछले साल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ थी, चाहे वो एनिमेटेड हो या लाइव एक्शन, तो हमने टॉप 10 की लिस्ट बनाई थी। लेकिन इस साल मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा मूवी सुपर हीरो नहीं आई हैं जितनी लास्ट ईयर आई थी। इसी वजह से आज की जो हम ये लिस्ट देखने वाले हैं ये टॉप 8 मूवीज़ की होगी, जिसके अंदर मैंने इस बार जो है एनिमेटेड मूवीज़ को नहीं रखा है, क्योंकि इस बार जो एनिमेटेड मूवीज़ आई है वो इतनी ज़्यादा खास नहीं थी कि उनको इस रैंकिंग में शामिल किया जाए। जबकि लास्ट ईयर हमने इनक्रेडिबल 2 और स्पाइडरवर्स जैसी ज़बरदस्त सुपर हीरोज़ मूवीज़ देखी थी। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, चलिए अब इस सुपर हीरो मूवीज़ की लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पे जो मैंने मूवी रखी है वो है हेलबॉय। तो बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने ये मूवी अभी तक देखी भी नहीं होगी, और मैं भी एक हद तक ऐसा ही था। मतलब ये मूवी मैंने जो है टीवी पे रिलीज़ होने के बाद ही देखी थी। इस मूवी के लिए मैं पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर वगैरह देखा तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतनी नहीं रहा था। इसके मूवी के अंदर जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि हेलबॉय का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है वो खुद डेविड हार्बर है, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज़ के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर चुके हैं, और अब वो हमें ब्लैक विडो के अंदर जो है रेड गार्डियन के रोल में भी नजर आने वाले हैं। तो इस कैरेक्टर को मैं देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टर है और मुझे इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैंने ये मूवी देखी। तो ये मूवी बेसिकली जो है पुरानी वाली हेलबॉय उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी थी और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर भी थी। सिमिलर के लिहाज से ये था कि जो हेलबॉय का ओरिजिन था वो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया पिछली मूवी के बाद निस्बत। लेकिन इस मूवी की जो मुझे वीकनेस लगी वो ये लगा कि स्टोरी जो थी ऐसा लग रहा था कि मज़े के तौर पे लिखी गई है, बल्कि ऑडियंस के ऊपर फोकस करके नहीं लिखी गई है। ये मूवी अब ऐसी है कि आप अगर बोर हो रहे हैं तो आप ये मूवी देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इंटरटेन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक स्टोरी लाइन के हिसाब से देखना चाहेंगे या यूनिवर्स बिल्डिंग के हिसाब से एक मूवी देखना चाह रहे हैं तो आपको उसमें ये कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। ये मूवी सिर्फ टाइम पास और तफरीह के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। अगर स्टोरी लाइन वगैरह की बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा इस मूवी की खास नहीं थी। ओवरऑल ये मूवी इतनी भी बुरी नहीं है कि आप लोग इसको मिस कर दें। नंबर 7 पे जो मैंने मूवी रखी है वो है डार्क फीनिक्स। अब ये एक और मूवी ऐसी है जिसके बारे में बहुत सारे फैंस को नहीं पता कि इस साल एक्स-मैन की मूवी एक रिलीज़ हुई है, क्योंकि बेसिकली इस मूवी को इतना ज़्यादा आगे पुश किया गया है क्योंकि ये पहले पिछले साल रिलीज़ होने वाली थी कि रिलीज़ डेट को जो है 2 से 3 बार पुश किया गया है और लोग इसके बारे में तकरीबन भूल ही गए थे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक्स-मैन की फ्रेंचाइज की ये लास्ट मूवी थी जो कि फॉक्स स्टूडियोज़ की तरफ से बनी है। इसके बाद सब एक्स-मैन के कैरेक्टर्स को मार्वल ने खरीद लिया है और वो उनको अपनी मूवीज़ के अंदर अब रीबूट करेगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये आखिरी मूवी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी। मतलब एक्स-मैन से मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुका था उनकी मूवी से कि अब इसमें दिखाने के लिए रह गया है। एक्स-मैन की ये स्टोरी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं है कि ये हमारी लिस्ट में सबसे नीचे हो। इस मूवी के अंदर हमने फीनिक्स के रिलेटेड जो कुछ चीज़ें देखी हैं वो हमने इससे पहले वाली मूवी में कभी नहीं देखी थी, और ना ही फीनिक्स फोर्स को इतना अच्छे तरीके से हमें समझाया गया था उस मूवी के अंदर। तो इस मूवी के अंदर इन्होंने कम से कम फीनिक्स के ऊपर फोकस करा है, जो कि इस मूवी का मेन पॉइंट था, एक सेलिंग पॉइंट था। तो इसी वजह से ये मूवी मेरी लिस्ट में काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि ये एक्स-मैन की आखिरी मूवी थी तो इसके अंदर बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स भी थे जिनको इन्होंने कैमियो के तौर पर टीज किया था इस मूवी के अंदर। इसके बाद नंबर 6 पे जो मूवी है वो है ब्राइटबर्न। और बेसिकली ये एक ऐसी मूवी है जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, ना ही ये बहुत ज़्यादा सिनेमास में लगी थी, लेकिन इसको डायरेक्ट किया था जेम्स गन ने। और शॉर्ट लफ्ज़ में अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं इसकी तो ये है कि अगर क्या होता सुपरमैन ईविल निकलता। मतलब हमें पता है कि सुपरमैन एक हीरो है, वो लोगों की मदद करता है, लेकिन क्या होता अगर एक एलियन स्पेस से आता और वो बड़ा होकर ईविल बनता जाता। तो ये बेसिकली स्टोरी पूरी उसी के ऊपर कॉपी की गई है कि सुपरमैन अगर अर्थ पर आता और वो ईविल होता तो वो कैसा होता। लेकिन ये मूवी R रेटेड थी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एक्शन हमें दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और ख़तरनाक किस्म का था। इसलिए ये मूवी मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करी थी और इसको मुझे देखने में बहुत मज़ा आया था। मैं आप लोग को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये मूवी ज़रूर देखिएगा। नंबर 5 पे जो मूवी है वो है शज़ैम। ये DCEU की एक ही मूवी है जो कि इस साल रिलीज़ हुई थी। मुझे पता है कि जोकर भी DC की मूवी है, लेकिन वो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की नहीं है। तो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स में ये एक ही मूवी इस साल रिलीज़ की गई थी जो कि थी शज़ैम।
लेकिन अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे तो शज़ैम मेरा डीसी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है। मैंने अपने चैनल के ऊपर सबसे पहला कॉमिक ओरिजिन जिस कैरेक्टर का शेयर किया था वो खुद शज़ैम था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद था। लेकिन इस मूवी से मैंने जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी ये उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं निकल पाई जितना मैंने सोचा था। मतलब इस मूवी का विलन जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था। मतलब वो एक नॉर्मल इंसान था जिसको कुछ सुपर पावर्स मिल गई तो वो गॉड से लड़ने लग गया। मतलब शज़ैम जो है लिटरली उसके अंदर 7 गॉड्स की पावर है, तो उससे 2-2 उन्होंने एक इंसान से लड़वा दिया जो कि एक डॉक्टर था। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। मैं इंतज़ार इस बात का कर रहा हूँ कि जल्दी से जो है अगले साल ब्लैक एडम मूवी रिलीज़ हो ताकि हम ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम देख सकें, तो तब जाके हमें कुछ मज़ा आएगा। लेकिन ओवरऑल ये मूवी काफ़ी ज़्यादा लाइट टून थी दूसरी मूवी से, और इसी वजह से ये मूवी मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करी। नंबर 4 पे जो मैंने मूवी रखी है वो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल। ये एक ऐसी मूवी है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनी। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये डिजर्विंग है, और बहुत सारी फेमिनिस्ट लोगों ने ये कहा कि नहीं, कैप्टन मार्वल इस साल की बेस्ट मूवी है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे इस सब में, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से कैप्टन मार्वल वाकई में एक ओवररेटेड मूवी है मार्वल की तरफ से। ये एक ऐसी मूवी है जिसने किसी एक्सपेक्टेशन के बगैर ही 1 बिलियन से ज़्यादा का बिजनेस कर दिया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर, और सच में ये मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि मार्वल की ये मूवी जो थी ये बाकी मूवी से थोड़ी ज़्यादा स्लो चली थी। इन्होंने स्टोरी के अंदर एक बहुत अच्छा प्लॉट ट्विस्ट रखा था कि कैरल डार्कनेस एक अर्थ पे होती है लेकिन वो क्री सोल्जर बन के घूम रही होती हैं। लेकिन कैप्टन मार्वल की जो पावर का सोर्स था जो उन्होंने डेसरेक्ट दिखाया वो बहुत सारे लोगों ने आता हुआ देख लिया था। मतलब ऑनेस्टली मैं तो इस बात को पहले समझ गया था कि इनको पावर डेसरेक्ट क्यूब से ही मिली होंगी। और दूसरी बात जो सबसे बुरी मुझे इस मूवी की लगी थी वो ये थी कि निक फ्यूरी की आंख जिस तरह से गई। मतलब इस मूवी के लिए लिटरली हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से टीज किया गया था जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। मतलब 4 साल हमने इस मूवमेंट के लिए वेट करा कि निक फ्यूरी ने अपनी आंख कैसे खोली थी, क्या हुआ था उनके साथ, और हमें क्या पता चलता है कि एक बिल्ली ने पंजा मारा और निक फ्यूरी जो कि शील्ड के कमांडर है उन्होंने अपनी आंख खो दी। तो ये देख के मेरी इतनी ज़्यादा हटी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। तो इसी कुछ वजहों से जो है ये मुझे लगता है कि मूवी काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड थी, लेकिन ये इतनी भी बुरी नहीं थी कि ये लिस्ट में हमारे सबसे नीचे होती। इसी वजह से मैंने इस मूवी को जो है नंबर 4 के ऊपर रैंक किया है। नंबर 3 पे जो मूवी मैंने रखी है वो है जोकर। अब ये एक और ऐसी मूवी है जिस साल रिलीज होने वाली जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का और बैकलैश का हिस्सा बनी। इस मूवी के रिलीज होने से पहले लोगों ने इसके ऊपर इतने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिए थे कि ये मूवी बहुत ज़्यादा डार्क है, इसको सिनेमास में लगाना नहीं चाहिए, ये हमारी सोसाइटी के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट डालेगी, और बहुत तरह की बातें की गई थी। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि जिन लोगों ने ये बातें करी थी दरअसल वो खुद इस मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की तरफ से ही थे। मतलब सीधी ये एक जो थी पॉलिटिक्स चली गई थी कि जिस मूवी को जितना ज़्यादा बदनाम किया जाता है उस मूवी को लोग उतना ही ज़्यादा देखने के लिए जाते हैं। इस मूवी की खासियत ये कि इसका बजट सिर्फ 50 मिलियन का था और ये तकरीबन 1 बिलियन का बिजनेस कर चुकी है, और ये पहली R-रेटेड मूवी है जिसने अब तक बॉक्स ऑफिस के ऊपर इतना बड़ा बिजनेस करा है। तो अगर हम देखा जाए तो उसने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं इसके बजट को देखते हुए, और इसने बहुत ज़्यादा बैकलैश भी हासिल करा। लेकिन मूवी देखने के बाद ये सब कुछ बदल गया था। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे मूवी कैसी लगी तो मैं एक वर्ड में यही कहूँगा कि मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और जो लोगों ने बैकलैश इसके बारे में कहा था वो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें नॉर्मल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स दिखाए गए हैं जो कि वाकई में हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग उस पर नज़र नहीं डालते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को डायरेक्ट एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवी से कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो मैं कहूँगा भाई कि मूवी अच्छी थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि तुम उसको अपना बाप बना लो। मतलब लोगों ने जोकर को ऐसा बना लिया था कि जोकर 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 और जोकर, लेकिन ऐसा भी नहीं था। मूवी अच्छी थी, बुरी नहीं थी, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने इसको एंजॉय करा, इसकी मिस्ट्रीज, इसके सस्पेंस, लेकिन ये मूवी ऐसी भी नहीं थी कि हम इसको डायरेक्ट एवेंजर्स एंड गेम से कंपेयर कर सकें। ओवरऑल इसके जो एक्टर थे वॉकिन फीनिक्स जिन्होंने जोकर की एक्टिंग करी है वो इस मूवी के बाद से मेरे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स बन गए हैं, और मुझे उनकी एक्टिंग इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मैं जो हूँ सीधा हेथ लेजर के बाद अगर किसी को जोकर कंसीडर करूँगा तो वो वॉकिन फीनिक्स ही होंगे, और ख़ास करके सुसाइड स्क्वाड वाले जैरेड लेटो के जोकर से ये 1000 गुना अच्छे थे। नंबर 2 पे मैंने रखी है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। ये मूवी जो है मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर की निकली। मतलब जब मैंने एवेंजर्स एंड गेम देख ली थी तो मुझे इस मूवी के लिए बिल्कुल भी हाइप नहीं था। मैंने कहा था कि अब हम इतनी बड़ी एक मूवी देखने के बाद आ रहे हैं तो इस मूवी के अंदर हमें क्या दिखने वाला है, क्या स्टोरी दिखेगी। लेकिन मैंने जब ये मूवी देखी तो मेरी ये सोच बिल्कुल बदल के रह गई थी, और मैं बिल्कुल हैरान हो गया था कि मार्वल यूनिवर्स वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब एक के बाद एक हिट मूवी निकालना कोई इनसे सीखे। इस मूवी की जो खास बात मुझे लगी वो था विलन। इस मूवी का विलन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, और उस विलन में जो था इस मूवी के तकरीबन मैं ये कहूँगा कि स्पाइडरमैन से ज़्यादा मैं इस मूवी के अंदर जो उसके विलन का फ़ैन हुआ था, क्योंकि जो उनकी एक्टिंग थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उनका कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया था।
और उसको जैक जिलनहॉल ने जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्क्रीन पे प्ले भी किया था। और इसी वजह से मैंने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा है। और खासकर इस मूवी के कुछ विजुअल इफेक्ट्स ऐसे थे जहाँ पे हमने देखा कि मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को अपनी एलिजेंस दिखा रहा होता है, वो बिल्कुल माइंड बेंडिंग और माइंड ब्लोइंग थी। इसी वजह से मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम के बाद रिलीज़ की गई थी। और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जो हमने इतने सैड मोमेंट एक्सपीरियंस करे हैं, उससे एक लाइट हार्टेड मूवी ये हमारे लिए ज़रूरी भी थी। सो गाइस, नंबर 1 पे जो मूवी है उसके बारे में तो मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग ऑलरेडी गैस कर चुके होंगे सब, और वो है एवेंजर्स एंड गेम। ऑब्वियसली इस मूवी को नंबर 1 पे होना ही था। इसकी जगह अगर कोई ले सकता था तो वो बहुत ही बड़ी बात होती, क्योंकि इस मूवी के लिए मार्वल ने 11 साल की तैयारी और 20 से ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ करी हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो स्टोरी राइटिंग के हिसाब से अगर बात करें तो इससे ज़्यादा सॉलिड स्टोरी किसी और मूवी की हो नहीं सकती थी। हाँ, मानता हूँ कि टाइम ट्रैवल वाली चीज़ जो है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई थी और वो प्लॉट होल लग रहा था लोगों को, लेकिन उसके ऊपर अगर आप मेरी टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन वाली वीडियो देखेंगे जो मैंने एवेंजर्स एंड गेम पे बनाई है, तो आपको काफ़ी हद तक उसका प्लॉट समझ में आ जाएगा। तो हमने कभी भी इतने बड़े क्रॉसओवर को आज तक किसी भी मूवी में नहीं देखा है कि इतना बड़ा क्रॉसओवर हुआ हो जिसके अंदर इतनी ज़्यादा टीम, इतने ज़्यादा कैरेक्टर, और छोटे मोटे कैरेक्टर्स नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कैरेक्टर और कास्ट एक साथ मिलके इस मूवी को बनाया है। तो वाकई में ये जो है अपनी जगह एक मास्टरपीस है, और इसके लिए मैं साफ साफ क्रेडिट देना चाहूँगा पूरी की पूरी कास्ट मेंबर्स को एवेंजर्स एंड गेम की, और खासकर डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स को, जिन्होंने इस मूवी को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्ट करा है और हमारे सामने पोर्ट्रे किया है। ये एक ऐसी मूवी है, मैं समझता हूँ कि अगले 10-15 साल तक भी इस मूवी की जगह लेना किसी मूवी की बस की बात नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इस मूवी को हराने वाली भी कोई और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही मूवी होगी, वरना किसी और के अंदर अब इतना दम नहीं है कि वो मार्वल को अब टक्कर दे सके। ये बात मैं ऐसा फैन बॉय नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये फैक्ट्स हैं। अगर आप फैक्ट्स पर गौर करें तो आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं डीसी की मूवी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ और मार्वल को हमेशा फेवर करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसी की तारीफ़ करता हूँ, और जो चीज़ में कुछ कमी होती है तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस, ये थी मेरी टॉप 8 सुपर हीरो मूवीज़ की लिस्ट जो कि इस साल रिलीज़ हुई हैं। आई होप कि आपको ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि शायद जोकर की रेटिंग देख के मुझे बुरा भला कह रहे होंगे कमेंट्स के अंदर, या आप लोग का ओपिनियन कुछ और होगा। सो गाइस, इट्स रियली फाइन। आप लोग को जो लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं अपनी रेटिंग तो दे चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोग की रेटिंग भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस मूवीज़ को रेट करते इस साल तो किस ऑर्डर में करते। सो गाइस, जैसा कि हमारा ये साल खत्म हो रहा है तो मैंने इस साल की एंड के अंदर सारी मूवीज़ को रैंक करा है, लेकिन अब जैसे ही हमारा नया साल शुरू होगा तो मैं एक और वीडियो अपने चैनल पे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अब नेक्स्ट ईयर हमें कौन कौन सी सुपर हीरो मूवीज़ मिलने वाली हैं और कौन कौन से टीवी शोज़ भी मिलने वाले हैं। अब से मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल के ऊपर टीवी शोज़ के बारे में भी डिस्कशन किया करूँगा, क्योंकि टीवी शोज़ जो हैं दिन पे दिन अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं, और कुछ टीवी शोज़ ऐसे हैं जो कि हमें मूवी से ज़्यादा मज़ा दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि टीवी शोज़ के ऊपर भी अब हम अपने चैनल पर बात किया करेंगे। आप बताइए कि ये आइडिया कैसा है कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, आई होप कि आपने अभी तक तो वीडियो लाइक कर ही दी होगी, तो इसके साथ साथ सब्सक्राइब का भी बटन दबा दें ताकि मैं इस तरह की और ऑसम कंटेंट आप लोग के साथ शेयर करता ही रहूं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।